नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और काफी अरसे के बाद आज हम फिर लाए हैं जेएनयू में पढ़ाने वाले डॉक्टर अमित सिंह जी को। क्यों लाए हैं उसका कारण बताते हैं। बंगाल चुनाव पर बहुत सारी चर्चा हुई, व्यालोकवाणी पर भी हुई, हमने राष्ट्रीय सुरक्षा के एंगल से भी किया। लेकिन जैसा कि मैं आप सभी को बार बार कहता हूं कि मैं उन लोगों में शामिल नहीं हूं जो हर एक विषय पर ज्ञान देते हैं, चूंकि वो पत्रकार है नहीं, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, बंगाल की खाड़ी का मसला है, मलक्का स्ट्रेट है। जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति, अब नाम लेके बोल देता हूं, रवीश पांडे हो जाए कि चार नाम आपने रट लिए हैं, होर्मुज स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, फलाना स्ट्रेट, और आप उस पर कुछ भी बोलने लगे। तो आज हमने डॉक्टर अमित से अनुरोध किया कि वह हमें इस विषय पर थोड़ा समझाएं, थोड़ी बातचीत करें, और वो अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाल कर आए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार व्यालोक जी, धन्यवाद आपका। हम लोगों ने 12 एक बात कही और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि बंगाल का चुनाव किसी भी अन्य राज्य की तरह सामान्य चुनाव नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि एक तो जिहाद का खतरा था। ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के नाम पर जिस तरह वहां पर जिहादी तत्व इकट्ठा हुए थे, टीएमसी की सरकार जिस तरह उनको पनाह दे रही थी, घुसपैठियों की समस्या थी, उससे आगे बढ़ के बंगाल की खाड़ी जिस तरह महत्वपूर्ण होती है, और वहां से, और हाल में हमने देखा अंडमान निकोबार में हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंच गए। और वो जब जब जहां जहां पहुंचते हैं, वो क्यों पहुंचते हैं वो सबको पता है, केवल उनके चमचे बेलचों को नहीं पता है कि वो क्यों और किसके इशारे पर पहुंचते हैं। अंडमान में 70,000 से लेके 85,000 करोड़ तक की लागत से इंफ्रास्ट्रक्चर, नेवी के लिए जरूरी तमाम उपादानों का विकास होने वाला है, और उसका विरोध करने, जबकि एनजीटी ने उसे मंजूरी दी है, राहुल गांधी वहां पहुंचे। दर्शकों, मैं ये 2-2.5 मिनट की भूमिका इसलिए दे रहा हूं ताकि इसके बाद डॉक्टर अमित हमें सिलसिलेवार ये समझा सके। पहला बिंदु ये होगा सर कि हमारे लिए बंगाल चुनाव क्यों इतना महत्वपूर्ण था, बांग्लादेश, सीआईए, चाइना, तमाम रेफरेंसेज में। और दूसरा कि जब राहुल गांधी किसी चीज का विरोध करते हैं तो हमें पता होता है कि वो किसके इशारे पर कर रहे हैं और उनके ऊपर किस तरह के आरोप लगते रहे हैं। थोड़ा सा हमें उस संदर्भ में निकोबार द्वीप भी ले चलिएगा। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं, बंगाल राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से कितना अहम था, अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं वो कैसी थी, इस संदर्भ में बंगाल चुनाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की कि बंगाल का चुनाव ये पूरे भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। यहाँ मैं भाजपा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से टीएमसी का हारना बंगाल में बहुत ज्यादा जरूरी था। और उसका कारण यह है, जैसा आपने भी बोला, कि घुसपैठियों की समस्या तो थी ही, और उसके साथ साथ जो केंद्र सरकार लगातार कई सारे समझौतों पर बांग्लादेश से बात कर रही है। तीस्ता रिवर पैक्ट भी अभी तक पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं हो पाया है, क्योंकि बिना बंगाल को सेम पेज पर लिए हुए आप बांग्लादेश के साथ तीस्ता रिवर पैक्ट को क्लिंच नहीं कर सकते हैं। तो अब क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, वेस्ट बंगाल में भी भाजपा की सरकार है, और असम में भी भाजपा की सरकार है, तो मुझे लगता है बांग्लादेश के साथ बिल्कुल सही तरीके से भारत की सरकार निपट सकती है। अब इसमें किसी भी तरह का इफ्स एंड बट्स नहीं होगा। सबसे पहले तो जो एक शिकायत लगातार केंद्र सरकार कर रही थी कि घुसपैठियों को हम कैसे रोकें, क्योंकि ममता सरकार लगातार वहां पे बॉर्डर फेंसिंग का विरोध कर रही थी, उचित जमीन या फंड नहीं मुहैया करा रही थी, जो कि अब उस तरह का एक्सक्यूज नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब केंद्र और राज्य में दोनों में ही भाजपा की सरकार है। तो उम्मीद है कि अब बॉर्डर फेंसिंग और बॉर्डर सिक्योरिटी
बहुत अच्छी तरीके से की जाएगी और आने वाले समय में घुसपैठियों पर लगाम लगेगी। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत में इलीगल बांग्लादेशी, उसके साथ साथ रोहिंग्या भी, क्योंकि मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि रोहिंग्या तो नाम मात्र है, ये रोहिंग्या के चोले में ज्यादातर 80% से ज्यादा ये बांग्लादेशी घुसे हैं भारत में, और उनको भारत से किसी भी प्रकार का कोई मोह नहीं है। उनमें आधे से ज्यादा आईएसआई के एजेंट हैं और बहुत सारी इस्लामिक तंजीमों के लिए काम करते हैं, और वो भारत तोड़ने के इरादे से ही भारत में घुसते हैं और वो बांग्लादेशियों को एज अ कवर इस्तेमाल करते हैं। तो असम में, बंगाल में डेमोग्राफिक चेंज रियलिटी है, उसकी वजह से वहाँ के आम नागरिक जागे हैं और आए दिन जितनी भी आपराधिक घटनाएं होती हैं उनमें 95% तक इलीगल बांग्लादेशी ही इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे रेप, मर्डर, फिरौती, किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, यहाँ तक कि पशुओं की भी ट्रैफिकिंग जो होती है ये इलीगल बांग्लादेशी करते हैं। और हमारे देश का जो संसाधन है उनका दोहन लगातार किए जा रहे हैं, प्लस अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर वो पॉलिटिकली वोट करते हैं जो एक मुश्त होता है। और हमारे कुछ पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो अपने छोटे से फायदे के लिए इनको शह दे रहे हैं, जिसकी वजह से डेमोग्राफिक चेंज और उसके साथ सुरक्षा को लेके कई सारे कॉम्प्रोमाइजेस हो रहे हैं। आपने सुना ही होगा कि बांग्लादेश ने किस प्रकार से जब वहां पे राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी, अल्पसंख्यकों को और हिंदुओं को मार पीट कर भगाया जा रहा था, आए दिन मर्डर हो रहे थे, और जब भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी तो उन्होंने बोला कि हम नॉर्थ ईस्ट को काट के अलग कर सकते हैं। किशनगंज और चिकन नेक का जो पूरा एरिया है उसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस किसी से छुपी नहीं है, और वहां पे जिस प्रकार से पूरा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है उस एरिया में वो किसी से छुपा नहीं है। तो इनकी कोशिश थी जो कई बार इनके बयानों में आई कि किशनगंज पर बस कब्जा करना है और पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट हम काट देंगे। तो अब वेस्ट बंगाल में भी एक राष्ट्रवादी सरकार है, देश में भी राष्ट्रवादी सरकार है, और अब बंगाल का मूड भी बदल गया है और बदलना भी चाहिए, क्योंकि बंगाल एक ऐसा भारत का हिस्सा है, वेस्ट बंगाल, जिसका विभाजन कई बार हुआ। 1905 में भी धर्म के नाम पर बंगाल विभाजन हुआ, और जब 1947 में विभाजन हुआ तो उससे पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस प्रकार से डायरेक्ट एक्शन की बात की, तो नोआखाली और कलकत्ता की सड़कों पर हिंदुओं को बिल्कुल मौत के घाट उतार दिया गया और सड़कों पर लाशें पड़ी रहीं और खून बहता रहा। लेकिन तो ये सारे इंसिडेंसेस मुझे लगता है याद करने जरूरी हैं। और बांग्लादेश में जो हालिया घटना हुई उसने भी वेस्ट बंगाल के जो हिंदू समुदाय हैं जो इतने सालों से पीड़ित थे और झिझक रहे थे और गुंडागर्दी चुपचाप सह रहे थे, तो उनकी एक जुटता थी, उनकी आवाज थी, जिसकी वजह से वहां पे रेजिम चेंज हुआ है। तो इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल का सांस्कृतिक दोहन हो रहा था, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा था, बॉर्डर के मामले में इनसिक्योरिटी हो रही थी, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, पशु की ट्रैफिकिंग के मुद्दे थे, तो अब सुलझाए जा सकेंगे। जी यालोक जी, एक बस आपको पॉइंट दे रहा हूं, आप उस पर आते ही, बांग्लादेश की जमात के नेता नूरुल हुदा ने टीएमसी की नेत्री ममता बनर्जी को बाकायदा आमंत्रित किया कि आप दिल्ली के खिलाफ विद्रोह कर दो, 17 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान आपके साथ रहेंगे। उसके अलावा ग्रेटर बांग्लादेश जो केवल बंगाल नहीं, आसाम से होते हुए, बंगाल होते हुए, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, जहां मैं बैठा हूं, उस मिथिलांचल तक लेते हुए, इन दोनों पॉइंट्स को भी आप अपने वक्तव्य में जरा देखिएगा, समेटिएगा। जी ना बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि इंडिया में इस तरह की एंटी इंडिया फोर्सेस काम कर रहे हैं जो ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, या कई बार पशुपति टू तिरुपति रेड कॉरिडोर की बात होती थी, जिसको अमित शाह ने बड़े ही मुस्तैदी के साथ उसको निपटाया है। तो इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज लगातार चलती रहती हैं, और ये जो, मैं यही शब्द यूज करूंगा, ये जो टटपूंजी पॉलिटिशियंस हैं जो दो
पैसों पर बिक जाते हैं और अपने देश को, अपने समाज को, अपने धर्म को बेचने लग जाते हैं, तो उनको जनता ने सही सबक सिखाया है। तो इस तरह के मंसूबे अभी नहीं, पिछले कई सालों से चल रहे हैं और ये सारे के सारे पाकिस्तान की शह पर चल रहे हैं। और यानी मैं तो साफ बोलता हूं कि जो बांग्लादेशी मुजीबुर रहमान के नहीं हुए, जिन्होंने बांग्लादेश का निर्माण कराया, नहीं तो अगर भारत आगे बढ़कर बांग्लादेश को इन पंजाबी मुसलमानों से, पाकिस्तान से आजादी नहीं दिलवाता, तो आज बांग्लादेश में बंगाली ना तो मछली खा पा रहे होते और ना ही बांग्ला बोल रहे होते, वो सब खत्म हो चुका होता। और ये बात ममता बनर्जी भी नहीं समझ पाती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अभी वहां रेजिम चेंज हुआ, शेख हसीना को छोड़ना पड़ा, भागना पड़ा, जान बचानी पड़ी, और मुजीबुर रहमान और कई और जिन्होंने बांग्लादेश के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उनकी मूर्तियों को कैसे तोड़ा गया, अनादर किया गया, यहाँ तक कि यानी बोलना नहीं चाहूंगा, यानी इन जाहिलों ने यानी पेशाब तक किया है, यानी क्या ही बोले, यानी इतना अनादर किया। तो ममता बनर्जी यानी किस खेत की मूली है कि अगर वो उनके निमंत्रण पे चली जाती हैं तो मुझे तो लगता है सबसे पहले उनका ही सत्यानाश होगा। और भारत के लोग सजग हैं और वो जानते हैं, वो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी से बिल्कुल वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने एक डिसाइसिव मैंडेट दिया है और पूरे देश को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हर चीज की अति बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन जब आप हमें बिल्कुल कॉर्नर करेंगे तो रिटेलिएशन भी होगा, जो बंगाल की जनता ने किया है। इसलिए यानी भाजपा का जीतना, एक राष्ट्रीय पार्टी का जीतना या राष्ट्रवादी पार्टी का जीतना बंगाल के लिए ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक अहम दरकार थी। और अब बांग्लादेश भी मुझे लगता है लाइन पर आएगा। ये बात और है कि अब रेजिम चेंज वहां पर भी हुआ है और ऐसा लग रहा है कि एक थोड़े सुलझे हुए व्यक्ति सत्ता में आए हैं, वो भी चाहते हैं भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना, क्योंकि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के एजेंडे पर ही चलता रहेगा तो पाकिस्तान के तो कई टुकड़े होने वाले हैं, जल्दी ही आने वाले कुछ सालों में बांग्लादेश भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए अच्छा है कि बांग्लादेश भारत के साथ मिलजुल कर चले और यानी भाईचारे की राह पर चले और अपने देश में अपने देश से जो घुसपैठिए भारत में आ रहे हैं उन पे लगाम लगाए। ये बात और है कि भाजपा के जीतते ही सिर्फ एसआईआर होने पर ही नहीं, कई बांग्लादेशियों ने बंगाल छोड़ा था, अब चुनाव जीतने के बाद ही बॉर्डर पे लाइन लग गई है। तो अब बांग्लादेश की सरकार के सामने भी समस्या है कि अब हम कैसे भारत के साथ बातचीत करें, क्योंकि उनको अपने ही लोगों को लेना पड़ेगा, क्योंकि सब खुल के बोल रहे हैं सारे बांग्लादेशी हैं। तो मुझे लगता है काफी अच्छा हुआ, रिजल्ट अच्छा रहा। भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से भाजपा का जीतना अच्छा रहा। जी, और इसमें अब आखिरी चरण की ओर अपनी बातचीत के बढ़ते हैं। फिर से मैं वही निकोबार वाली बात लाऊंगा। चुनाव चल रहा है, मतगणना अभी नहीं हुई है, बीच चुनाव में राहुल गांधी वहां जाते हैं, उसके बाद टूल किट एक्टिव होते हैं, लगातार वीडियोज बनते हैं, तमाम चीजें होती हैं, पर्यावरण का नाश हो जाएगा, इतने आदिवासी विस्थापित हो जाएंगे, फलाना हो जाएगा। जबकि हमारे देश में एक एनजीटी नाम की संस्था है, उसने उसको पूरी छूट दी है, उसने उसको मंजूरी दी है। दूसरे, हम अभी पूरी दुनिया जब युद्धरत है तो हमने हाल देखा कि ईरान ने किस तरह एक जल डमरू मध्य पर अपना नाजायज कब्जा करके किस तरह पूरी दुनिया को तबाह किया है। हमारे घर में था राहुल विंची के परनाना, उसको अपने पिताजी की जागीर समझ के म्यांमार को दे आए, कोको आइलैंड की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे पास श्रीलंका है जिस चीन ने दबाव बनाया हुआ है। इन सारे संदर्भों में जरा उस घटना की भी विवेचना करें कि राहुल विंची और उस तरह के लोग क्या कहते हैं, और उस संदर्भ में भी जरा बंगाल चुनाव को हमें दिखाएं। जी ना, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि एक तरफ सिर्फ बंगाल में नहीं, पूरे 4 से 5 राज्यों में चुनाव चल रहा था जिसमें कांग्रेस भी लड़ रही थी, और उसी बीच में सारा कैंपेन छोड़कर राहुल गांधी का अंडमान जाना
ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सोची समझी उनकी राजनीतिक चाल थी, और उनकी तो नहीं, यानी जिनके इशारों पर या जिनके खोटे सिक्के पे पूरी कांग्रेस बिकी हुई है और जिनके इशारे पे वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा को रखते हैं, उनके आदेश पर राहुल गांधी अंडमान और निकोबार आइलैंड गए। क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि कांग्रेस ने एक सीक्रेट एमओयू चाइना से किया है, और उनके इशारे पे वो देश का एजेंडा चलाते हैं। जब भी पार्लियामेंट शुरू होता है तो कांग्रेस और राहुल गांधी कोई ऊल जलूल टूल किट का हिस्सा बनते हुए, चाहे वो सोरोस की बात करें या फिर कुछ और जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, जो भी एजेंडा उनको थाली में परोस कर देते हैं, उसको लेकर वो पार्लियामेंट के सारे सेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो अंडमान में उन्होंने किया है, उसकी जितनी ही निंदा की जाए उतना जरूरी है, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड चेन को अगर हम पूरा जो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी के साथ जोड़कर देखें, और अभी जो आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की, क्योंकि पूरी दुनिया ये देख रही है कि किस प्रकार किस प्रकार ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अपने स्ट्रैटेजिक लोकेशन का फायदा उठाते हुए कहीं ना कहीं पूरे विश्व को घुटने पर ला दिया। और अमेरिका भी लिटरली गुहार लगा रहा है कि हमारा कोई भी प्रस्ताव मान लो और युद्ध खत्म करो, और अंतरराष्ट्रीय जो चैनल है स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का वो खोल दो, ताकि विश्व की अर्थव्यवस्था या राजनीति या भू राजनीति सही प्रकार से चल पाए। और ये चीज चाइना को भी अच्छे से पता है, इसलिए अपने एनर्जी सिक्योरिटी के सारे पॉइंट्स को सिक्योर करने के लिए वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी पे पर पिछले कई सालों से काम कर रहा है। और अभी साउथ चाइना सी में भी उसने जिस तरह से अपनी असर्टिवनेस दिखाई है, उसके माध्यम से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस रीजन में। तो इशू ये है कि चाइना के कहने पर, क्योंकि ये पूरे एरिया के इंपॉर्टेंस को समझते हुए कहीं ना कहीं भारत ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड चेन को अपना थर्ड नेवल पॉइंट बनाया है। क्योंकि इससे पहले जो हमारे नेवल बेस ईस्टर्न नेवल कमांड और वेस्टर्न नेवल कमांड थे, यानी विशाखापट्टनम और मुंबई, क्योंकि उस समय की दरकार वही थी, इसलिए सिर्फ 2 नेवल कमांड भारत के पास थी। लेकिन चाइना का ओवर असर्टिवनेस साउथ चाइना सी में देखते हुए हमने अंडमान और निकोबार को भी थर्ड नेवल कमांड बनाया है, और ये पिछले कुछ साल पहले ही बनाया, और अब जरूरत ये है कि उसको और पुख्ता किया जा सके और कई और यानी स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट के साथ साथ डेवलपमेंट को लेके भी कुछ नए इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़े किए जाए। क्योंकि अंडमान और निकोबार का स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो बिल्कुल मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर है, और उसके साथ ही जो एक और चोक पॉइंट्स हैं, चाहे सुंडा बोले या लोमडक बोले, उनके पास जाता है। तो चाइना की एनर्जी सप्लाई पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज और वेस्ट एशिया और इंडियन ओशन से होते हुए वो मलक्का स्ट्रेट वाला रूट लेते हैं, और उसके बाद उनके तेल के टैंकर जो है वो हाइनान आइलैंड पे जाके रुकते हैं, और तब जाके चाइना को उनका एनर्जी सप्लाई मिल पाती है। तो चाइना के पास ये हैंडीकैप है, और इसी वजह से वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे ह्यूज पैसा लगा रहे हैं, ताकि ग्वादर से ही, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज और फिर ग्वादर पोर्ट से लैंड रूट के थ्रू वो अपने एरियाज में, यानी अक्साई चीन से होते हुए वो तिब्बत होते हुए अपने यहाँ एनर्जी सप्लाई करे, जिसका भारत ने पुरजोर विरोध हमेशा से किया है। क्योंकि सीपैक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर से होके निकलता है, जो जिसपे हमारी सॉवरेनिटी है, हमारा अधिकार है, तो भारत नहीं चाहता कि वो बनाए। लेकिन उसके साथ साथ हम अंडमान और निकोबार को भी डेवलप कर रहे हैं, और चाइना जो है उसको ये पता है कि अगर इंडिया की नेवी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग तरीके से बैठ गई तो कल को किसी भी प्रकार का छुटपुट घटना होगी तो भारत अपने स्ट्रैटेजिक लोकेशन का फायदा उठाते हुए कहीं ना कहीं वो चैनल ब्लॉक कर सकता है। और अगर भारत ने उस चैनल को ब्लॉक किया तो उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि जो तेल के टैंकर्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। कई बेवकूफ यूट्यूबर ऐसे भी हैं
जो कि बोल रहे हैं कि भाई सुंडा स्ट्रेट या फिर लौंडा की स्ट्रेट से निकल जाएंगे। तो क्योंकि मैंने मैरीटाइम विषयों पे बहुत काम किया है, तो उन सब स्ट्रेट की जो गहराई है वो बहुत कम है। वो उतना गहरा नहीं है कि ह्यूज टैंकर जो जमीन के ऊपर जितना बड़ा दिखता है उससे ज्यादा गहरा होता है। तो जब समुद्र की गहराई और बड़े टैंकर होंगे तो वहां से नहीं निकल पाएंगे, मलक्का स्ट्रेट से निकल पाएंगे। इसलिए मलक्का डायलमा हम सब लोगों ने सुना है। तो राहुल विंची जो है वो डेलिबरेटली वहां जा रहे हैं, चाइना के कहने पे जा रहे हैं, या हो सकता है अमेरिका के कहने पे भी जा रहे हो, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत मजबूत हो। इसलिए लगातार वो पाकिस्तान के भस्मासुर को फिर से फंड कर रहा है, फिर से काफी चीजें दे रहा है, चाइना भी उनको दे रहा है, ताकि भारत बस पाकिस्तान के साथ ही उलझा रहे। तो ये एक स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, भारत की नेवी को मजबूत करने को लेकर और चाइना के ऊपर अपना शिकंजा टाइट करने को लेकर है। इसलिए चाइना कभी नहीं चाहेगा कि भारत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे। और राहुल गांधी जो है वो अपने एमयू से बंधे हुए हैं, वो चाइना के प्यादे बन चुके हैं, और इसी वजह से वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोई राजनीतिक लाभ इलेक्टोरली वहां जाने से नहीं होने वाला था, ये उनको भी पता है। वो डेलिबरेटली वहां गए क्योंकि अंडमान और निकोबार लोकसभा में एक ही सीट यानी भेजता है, तो कुछ ज्यादा पॉलिटिकल और अभी ऐसा नहीं। कुछ माहौल भी नहीं था कि अंडमान उनको जाना जरूरी था, लेकिन हाँ, जैसा कि प्रेमचंद ने लिखा है कि जिन पांवों के नीचे गर्दन दबी हो उसके सहलाने में ही भलाई है। तो राहुल विंची की गर्दन दबी हुई है दोस्तों, चाइना और अमेरिका सोरोस के पांवों तले, ये उसी के मुताबिक व्यवहार करते हैं। बहरहाल आपको ये चर्चा कैसी लगी, हमने कोशिश की। और आप सभी को पता, एक बार फिर से बता दें कि डॉक्टर अमित SCNS में काम करते हैं। जी हाँ, मतलब स्पेशल सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज, राष्ट्रीय विशिष्ट अध्ययन सुरक्षा केंद्र। थोड़ा बहुत हिंदी वाले शब्द इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन एक खास सेंटर है JNU में जो राष्ट्रीय सुरक्षा पर ही केंद्रित है। तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर अमित जो जानकारी दे रहे हैं वो आपको कहीं और से नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध होगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, ताकि ये जो भ्रम और तमाम तरह की बातें फैली होती हैं आजकल, तो किसी को जिसका एक स्मार्टफोन है वो भी विद्वान बन जाता है। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको विद्वानों से मिलवाऊं, उनकी राय से अवगत कराऊं। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। आगे डॉक्टर अमित से आप क्या सुनना चाहेंगे वह भी बताइएगा। और व्यालोक वाणी पर जिस तरह आप अपना स्नेह और प्रेम बनाए हुए हैं, प्लीज बनाए रखिए। ये आपके स्नेह की वर्षा में भीगना हमें बड़ा अच्छा लगता है साहब। तो फिर मिलेंगे, अभी तक के लिए इतना ही। डॉक्टर अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जय जय सिया राम। धन्यवाद जी।